हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और आज है 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए, जो हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है इसका नाम है एक कदम सफलता की ओर। आप धीरे धीरे जब ये करंट अफेयर्स देखते जाएंगे तो आपका हर एक जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं ये आपको अपनी सफलता की ओर लेकर जाने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वो आपकी मर्जी, करना चाहो तो कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हमारे द्वारा क्या है, आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के लेक्चर हो गए, और इवनिंग में आपके लिए आते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेक्चर। तो ये दोनों लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और देखो, गवर्नमेंट स्कीम में हमने देखा था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए थे हमने होमवर्क के लिए, आ जाइए उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस संस्था ने आहार में बाजरा क्या होता है, मिलेट्स, ठीक है। तो मिलेट्स को बढ़ावा देने मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसमें बाजरे को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट जारी की है। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है? नाबार्ड ने, FCI ने, नीति आयोग ने, या FSSAI ने? तो देखो, ये नाबार्ड ने नहीं करी, FCI ने करी, ये करी है नीति आयोग ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किस संस्था ने मुख्य अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो आपको ये पता होना चाहिए, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है और वर्ष 2023 की किसने करी है? क्या IMF ने करी है, क्या ADB ने करी है, क्या WEF ने करी है, या AIIB ने करी है? तो AIIB ने नहीं करी, ADB ने नहीं करी और IMF ने नहीं करी। तो ये किसने करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा सा याद कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, पहली खबर है यहाँ से RBI से। तो RBI ने क्या है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसमें RBI ने बताया है कि भाई इंडिया को 8 से 10% एनुअल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। किस लिए? जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिए। तो ये क्या बात कहता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी जनसंख्या की लाभांश का लाभ उठाने के लिए अगले दशक में 8 से 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ना होगा। RBI इस बात पर जोर देता है कि आने वाले दशकों के लिए भारत की विकासात्मक रणनीति को सकल मूल्य वर्धित मतलब जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उसकी वृद्धि में अपने युवाओं के जो बढ़ते श्रम बल है उसके योगदान को अधिक से अधिक शामिल करना होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे मान लीजिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो हमारी युवा शक्ति है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देश, जैसे मान लीजिए हमारे पास मेन पावर है, लेबर फोर्सेस है, पर उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो देश कैसे आगे तरक्की करेगा? पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, फिर एक समय में आकर क्या होगी, अभी यंग पॉपुलेशन से फिर क्या होगी, ओल्ड पॉपुलेशन की तरफ हम चले जाएंगे। जैसे जापान ओल्ड पॉपुलेशन की तरफ जा चुका है, तो वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। अभी तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है, हम जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, अगर हमें अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है तो हमें 8 से 10% एनुअल ग्रोथ रेट चाहिए अगले दशक के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, RBI की रिपोर्ट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, दूसरी खबर है यहाँ से गगनयान से रिलेटेड। आपने गगनयान नाम सुना होगा। गगनयान ये नाम दिया गया है कि भारत क्या कर रहा है, हमारे इंडिया के द्वारा अभी तक भी कोई भी ऐसा मिशन खुद से लॉन्च नहीं किया गया जिसमें क्या होगा, हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, तो उनको अंतरिक्ष में ले जाया जा सके। तो भारत क्या कर रही है, पहली बार ऐसा भारत के द्वारा किया जा रहा है कि अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। तो ये कितने दिन का? 3 दिन का मिशन होगा। 3 इसमें अंतरिक्ष यात्री ले जाए यात्री तो नहीं है, एस्ट्रोनॉट्स ले जाए जाएंगे। और ये कितना ऊपर ले जाएगा? 400 किलोमीटर हाइट तक लेके जाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कितने किलोमीटर पर लगाई जाती है, कितनी हाइट पर लगाई जाती है? जैसे अर्थ है, तो अर्थ से इसे 36,000 मतलब 36,000 किलोमीटर हाइट पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। और ये जो गगनयान मिशन है इसको 400 किलोमीटर हाइट तक ले जाया जा रहा है। इसको लियो के अंदर ले जाया जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ले जाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो देखिए, ये क्या है, सेकेंड अनक्रूड गगनयान टेस्ट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे देखो ये गगनयान जो मिशन है इसमें इस तरह के ये जो दिखाई दे रही है, इस तरह के 5
बार इसको टेस्ट किया जाएगा, तो जिसमें 4 बार तो टेस्ट किया जाएगा, 5वीं बार फाइनल फ्लाइट होगी जिसके अंदर ये 3 हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे जिसे 400 किलोमीटर हाइट तक लेके जाया जाएगा। तो 4 बार क्या है ये टेस्ट करेंगे कि भैया प्लेन सही तरीके से जा रहा है, सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अभी क्या ये सेकंड दूसरे नंबर का भेजा जा रहा है, इसके बाद 2 और भेजे जाएंगे इस तरीके टेस्ट गगनयान, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रतिवर्ष गगनयान मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक और मील का पत्थर हासिल करने की तैयारी कर ली है, मतलब सेकंड टेस्ट करने जा रहे हैं हम। और ये जो मिशन है 2025 के अंत तक मानव मिशन संचालित किया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर गगनयान मिशन की बात करें तो इस परियोजना का लक्ष्य 3 दिवस का है, 3 दिन का ये मिशन रहेगा। 400 किलोमीटर हाइट तक इस गगनयान को ले जाया जाएगा। इसमें 3 सदस्य होंगे टोटल मिला के, तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। इस दल में कितने 3 सदस्य होंगे, 3 दिवस का होगा, 400 किलोमीटर हाइट तक ले जाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी स्टेटमेंट में आ जाएंगे। और ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं जब इन अंतरिक्ष यात्रियों को, मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनको ऊपर ले जाया जाएगा तो इनको बाद में वापस धरती पर लाने के लिए जो वो क्या बोलते हैं, ये जो क्रू होगा, मतलब इसका नाम क्या बोलेंगे यार, इसका नाम जो भी है, ठीक है, ये जो भी मतलब गगनयान ही है एक तरीके से, ये इसका क्या नाम है यार, कई बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ये जो गगनयान है इसको क्या है वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। जो हमारे यात्री हैं उनको समुद्री रास्ते से, मतलब इसको समुद्र में लैंड कराया जाएगा, इसमें पैराशूट लगाए जाएंगे, ऊपर से नीचे गिराया जाएगा और समुद्र में इसको लैंडिंग कराई जाएगी। अब जो प्रक्षेपण यान है इसमें कौन सा LMV-3 रॉकेट लगाया गया है, ठीक है। तो इसको जो हमारे जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो LVM-3 रॉकेट याद रखना है, ठीक है, ये नाम याद रखना है, LVM-3 रॉकेट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो 400 किलोमीटर हाइट हमने बात ही कर ली है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम मिशन से रिलेटेड और पॉइंटों की बात करें तो ये जो गगनयान मिशन है ये कितने करोड़ डॉलर का होने वाला है, तो ये 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, ठीक है, जो लगभग कितना 1.2 बिलियन डॉलर का होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करी जाए तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, अगर डॉलर में बात करी जाए तो 1.2 बिलियन डॉलर रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे गगनयान मिशन के अंदर। अगर हम ये बात करें कि हम कौन सा देश बन जाएंगे इस तरीके से मानव जो हमारे ह्यूमन को स्पेस में भेजने वाले कौन सा देश बन जाएगा, तो देखो सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट, दूसरा रशिया और तीसरा चाइना के बाद हम बन जाएंगे 4th नंबर के, ठीक है। हमारा कौन सा देश बन जाएगा, चौथा देश ऐसा बन जाएगा इंडिया, जो क्या होगा मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में सफल रहेगा। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल का अगर हम व्यास की बात करें जाए, है ना, व्यास होता है 2.5 मीटर 3.7 मीटर, और ऊंचाई की बात करें 7 मीटर की हाइट रहेगी इसकी। अगर हम इसको बात करें मास की तो इसमें 7 टन वजनी ये रहेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, कहीं स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो इनको 1-2 बार याद करेंगे, बार बार याद रहेगा। ये 7 मीटर हाइट है, 7 टन है, 3.7 मीटर इसका क्या है डायमीटर है, तो सब में 7-7-7 आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम, अब ये क्या है, इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसका नाम है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजिकल एरर आता है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो जो हमारे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, उनको क्या है आसानी से एस्केप किया जा सके, वो निकल सके, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है इसके अंदर, जिसको बोला गया है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वो इमरजेंसी में इस मिशन से आसानी से बाहर निकल सके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर नाबार्ड ने लॉन्च किया है, क्या बात लॉन्च किया है, तो देखो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये है नाम, पर इसको ऐसे बोला जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इसका नाम। तो यहाँ पे लिखिए, देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, नाबार्ड ने अपना क्लाइमेट स्ट्रेटजी दिया है कि भाई 2030 तक हम ग्रीन फाइनेंसिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं
क्लाइमेट के ऊपर। तो इसको कर्ब करने के लिए जो ग्रीन फाइनेंसिंग की जा सकती है, मतलब जो भी कोई मान लीजिए ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा रहा है तो उसको पैसा दिया जाए। कोई मतलब जो अभी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से हटकर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, उसको क्या है फंडिंग दी जा सके, उसको पैसा दिया जा सके, जिससे क्या होगा हमारी धरती का जो वातावरण है उसको अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? नाबार्ड करने की बात करी गई। 2030 का इन्होंने मिशन रखा है। तो इस मिशन की कुछ बातें हैं, आज ये देखते हैं नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 के बारे में। तो इसमें 4 प्रमुख स्तंभ बताए हैं। पहला, सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना। हरित ऋण मतलब जिस भी सेक्टर में आपको ग्रीन फाइनेंसिंग चाहिए, ग्रीन लोन चाहिए, तो वो आसानी से दिया जा सके। ठीक है, ग्रीन लोन का सिंपल सा मतलब है कि भाई आप है ना इको फ्रेंडली कोई चीज़ लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने घर में पूरे में आप इको फ्रेंडली क्या लगाना चाहते हैं, चाहे सोलर पैनल लगाना चाहें, चाहे उनकी दीवारें बनाना चाहें, चाहे रूफटॉप घर में फ्रिज टीवी मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सारे क्या हों इको फ्रेंडली हों, तो ग्रीन लोन आसानी से दिया जाएगा। व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना। नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन के नाबार्ड भैया खुद भी इंटरनली क्या होगा ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा खुद के अंदर, और साथ में रणनीतिक संसाधन जुटाना, जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है वो इकट्ठे करना, जिससे क्या होगा क्लाइमेट के अगेंस्ट में फाइट किया जा सके, उसके अगेंस्ट में लड़ा जा सके। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है और ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ना आए, इसको रोकने के लिए जो संसाधन जुटाए जा सकते हैं वो सारे संसाधन जुटाए जाए। तो ये पहला पर्यावरण प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इससे एक लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर भारत संक्रमण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। जिस तरीके से नाबार्ड ने आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट में खड़े होने की बात करी है, इसी तरीके से और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी आना चाहिए, और जो ग्रीन फंडिंग है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की जाती है, तो वो उनके लिए वो अग्रसर रहें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट खबर है आर्मीनिया एंड अजरबैजान। तो देखो ये जो कंट्री हैं आर्मीनिया एंड अजरबैजान, तो 1990 में क्या हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था, यूएसएसआर डिवाइड हुआ था। तो यूएसएसआर के डिवीज़न से पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा थे ये दोनों, और जब यूएसएसआर का जो सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ तो इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने आप को एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता दी, डिक्लेयर किया कि भैया हम अपनी अलग कंट्री हैं 1990 में। ठीक है, परंतु ये देखो आर्मेनिया अलग हो रहा है, अजरबैजान अलग हो रहा है, दोनों कोई डिफ़िकल्टी बात नहीं है। अब देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तो जब अलग हुए तो उस समय काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो यहाँ पर अभी भी लैंड डिस्प्यूट बने हुए हैं हमारे जैसे इंडिया पाकिस्तान में, ऐसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये एक रीजन आता है। अगर इस रीजन की बात करी जाए है ना, तो इसका नाम है नागोर्नो काराबाख। ठीक है, नागोर्नो काराबाख रीजन पड़ता है, ये ब्लैक ये देख रहे हैं नागोर्नो काराबाख। तो ये इस रीजन में जो जाति रहती हैं वो तो आर्मेनिया बहुल जनजातियाँ रहती हैं। अब परंतु ये रीजन कहाँ पड़ता है, ये अजरबैजान के अंदर पड़ता है। इसको क्या है दुनिया के द्वारा, जो दुनिया के देश हैं उसके द्वारा ये मान्यता दी गई है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है। ठीक है, दुनिया क्या मानती है अजरबैजान का हिस्सा है, परंतु यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन सी जनजाति है, वो आर्मेनिया बेस्ड जनजाति है, और वो चाहते थे कि ये वाला हिस्सा आर्मेनिया में जाके मिल जाए। अब यहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, और उसी की वजह से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में काफ़ी संघर्ष रहता है, यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। अब 1990 का तो बात आपको समझ में आ गई, उससे पहले ये था। ठीक है, अब इस रीजन के आसपास वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है अजरबैजान और आर्मेनिया के लिए मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है रशिया मध्यस्थता के लिए आया। अब मध्यस्थता के लिए आया तो चलो इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आगे यहाँ पर देखते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं जब तक, है ना। तो ये जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, इसमें क्या है कड़वे संघर्ष के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने पहली सीमा चिन्ह लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या है जो प्रॉपर जो बाउंड्री है वो नहीं थी, अब यहाँ पर प्रॉपर बाउंड्री बनाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर बाउंड्री बनाने की बात की जा रही है तो उसमें क्या है आर्मेनिया के 4 गाँव किसको देने की बात कर रहे हैं कि अजरबैजान के अंदर जाएंगे वो 4 गाँव। तो अब जैसे ही ये वाली बात की गई तो
यहाँ के जो लोग हैं आर्मेनिया के, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसे कि जब आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होकर आया था, तो जब जर्मनी के ऊपर वॉर पेनल्टीज़ लगाई गई थी और उसको सप्रेस कर दिया था और बहुत सारी ट्रीटीज़ की गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी को ये दिखाया गया था कि जर्मनी अब एक दब्बू देश है, ठीक है। तो हिटलर के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि भाई हमारे देश को इस तरीके से नीचा दिखाया गया है, हम पे वॉर पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, हम पे सेंसर लगाए गए, तो हम अपने अधिकारों के लिए, आत्मसम्मान के लिए वापस से खड़े होंगे, लड़ेंगे और ये वाली चीज़ करेंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो यहाँ के लोगों में भी यही भावना उत्पन्न हो गई कि भाई ये हमारे जो देश का अभिन्न अंग है उसको क्या है हम अज़रबैजान को दे रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये तो कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से वापस दंगे भड़क गए, यहाँ पर फिर से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके को लेकर कि भाई हम अपने देश का एक भी हिस्सा किसी दूसरे मुल्क को नहीं देंगे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा चिन्ह लगा दिया और दोनों देशों के विशेषज्ञ शांति प्रक्रिया के तहत अपनी सीमाओं का सीमांकन करने पर काम कर रहे हैं। और 1990 के दशक से जातीय अर्मेनियाई बलों के नियंत्रण में रहे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अज़रबैजान द्वारा पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद दोनों देश शांति संधि दिशा में आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र क्या है, अज़रबैजान का एक क्षेत्र है जो सोवियत संघ के पतन के बाद अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवाद का मुद्दा रहा। बड़े पैमाने पर जातीय अर्मेनिया लोगों की आबादी वाले इस क्षेत्र ने 1991 में अज़रबैजान के स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके कारण युद्ध हुआ और 1994 तक चला और 1994 में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन वर्षों तक छुटपुट घटनाएं ये चली आ रही हैं और ये जो घटनाएं जब आगे तक चली आ रही हैं, 2016 में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और 2020 में 6 सप्ताह के युद्ध के परिणाम स्वरूप अज़रबैजान अलग हुए क्षेत्र के बड़े हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लेता है। ये क्या था, अज़रबैजान से ये अलग हो गया था बड़ा सा हिस्सा, अब इस पे क्या है, अज़रबैजान ने दोबारा इस पे कब्जा कर लिया। कब कर लिया, 2020 के एंड तक, ठीक है। फिर 2023 में अज़रबैजान बलों ने एक बिजली हमला किया, मतलब बहुत खतरनाक रैपिड बॉम्बार्डिंग करी और नागोर्नो काराबाख के अर्मेनियाई अधिकारियों को रूसी बलों की मध्यस्थता वाली वार्ता में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तो 2023 के अंदर ये वाला जो अर्मेनिया, ये काराबाख वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के अर्मेनियाई ऑफिसर्स थे, उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, जिसकी मध्यस्थता कौन कर रहा था, रूसी फोर्स कर रही थी, ठीक है, रशिया उसकी फोर्स कर रहा था। और ये वाला क्षेत्र किसके पक्ष में जा रहा है, अज़रबैजान के पक्ष में जा रहा है, जबकि यहाँ की जनता कौन सी है, जनता है यहाँ की अर्मेनिया की। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब आ जाइए, कुछ दिन पहले अर्मेनिया और अज़रबैजान सीमा के एक हिस्से पर एक समझौते पर पहुंचे और तावुश प्रांत के 4 अर्मेनिया गांवों को काट देगा, जिसका अर्थ है कि अर्मेनिया कुछ क्षेत्र अज़रबैजान को सौंप देगा और इसी की वजह से यहाँ पर क्या है, वापस से छुटपुट विरोध चालू हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर जब तक क्या है, ये प्रॉपर यहाँ के देखो, एक तो जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो देश चलाते हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो और साथ में जनता, जब तक दोनों मिलकर आपस में किसी समझौते या निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक क्या है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो समझौते के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो ये जो आज जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनको हमेशा से हीन भावना से देखेगी इनकी आने वाली जनरेशन, वो देखेगी कि भाई ये हमारा हिस्सा था, हमने इनको दे दिया, ये हमारा, हम लड़ नहीं पाए, हम कमज़ोर रह गए, हम ये रह गए, और ये हंस के इनका मजाक भी उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या होते हैं, ये भविष्य में एक महासंघर्ष को जन्म देती हैं। जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारा था, तो उसके बाद में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ज़्यादा लोगों की उसमें जान गई थी। तो इसीलिए कोई भी वॉर कभी भी क्या है, सही नहीं होता, और कभी भी किसी भी दूसरा अगर हार रहा है, कोई सरेंडर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो ये सोच के कर रहा है कि वो जो उनके लोगों की जो जान जा रही है उसको कैसे कम किया जाए, उस कैजुअलिटी को कैसे रोका जाए। इसीलिए लोग क्या है, पीस की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, वो नहीं चाहते हैं लड़ने में। देखो दोनों आपस में लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकता है, ये भी लड़ सकता है, इधर से रशिया आ जाएगा, इधर से यूएसए आ जाएगा, फिर इसके साथ में फिर यहाँ पर क्या है, युद्ध होता रहेगा, और ये युद्ध, छोटा सा युद्ध एक महान बड़े विशाल युद्ध में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए पीस ट्रीटी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और किसी को भी
मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं करना चाहिए और किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते ही कोई देर नहीं लगती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब शांति वार्ता से ही ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ शांति और प्रगति के लिए जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको क्या है, जो वहाँ की जो सरकारें हैं उनको क्या है, उनको समझाना चाहिए, समझौते से शांति वार्ता करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों पर बात की जा रही है। और यहाँ पर रूसी शांति सेना जो आई थी 2024 में नागोर्नो काराबाख से अपनी शांति सेना वापस लेना शुरू कर दिया है, और मॉस्को की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के तहत वहां तैनात होने के बाद 2020 का युद्ध समाप्त हो गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, अब तो क्या है, जो रूसी शांति सेना जो वहाँ एस्टेब्लिश की गई थी वो रूस अपनी शांति सेना को वापस ले जा रहा है, और इसीलिए अब इनके पास में और कोई चारा बच भी नहीं रहा है कि भाई जब शांति सेना चली जाएगी ये कब तक लड़ते रहेंगे। इधर से मान लीजिए टर्की इधर का साथ दे देगा, फिर उधर से उनका साथ कौन देगा। तो इसीलिए आपस में मिलजुल के ये समझौते पे जाना चाह रहे हैं। अभी तो देखो क्या होता है, अभी तो लैंड बाउंड्री की बात चल रही है। ये एग्रीमेंट हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो आगे पता चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये इसके लिए क्या है, सरकार के द्वारा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। तो ये है कहाँ पर, सबसे पहले देखो ये हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ये जो नीचे सबसे नीचे वाला लास्ट वाला आइलैंड देख पा रहे हैं यही है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इस पर क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, जो नीति आयोग है उसने क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम के द्वारा एक परियोजना का शिलान्यास करने की बात कर रहा है कि यहाँ पर हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, एक टाउनशिप डेवलप करेंगे और एक बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये चीज़ें डेवलप की जाएंगी ग्रेट इसके अंदर। ठीक है, ग्रेट निकोबार के अंदर, ये निकोबार ही है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, परियोजना क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा जनजातीय आरक्षित क्षेत्र है। अब ये जो परियोजना जहाँ डेवलप की जा रही है ये जो क्षेत्र है ये क्या है, रिजर्व है। ट्राइब्स जो यहाँ रहती हैं, जो शोम्पेन ट्राइब्स हैं उनके लिए, या निकोबारियन ट्राइब है उनके लिए ये एरिया क्या है, रिजर्व है। अब इस तरीके से अगर सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट ला रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको भी हैम्पर कर रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको भी हैम्पर करेगी, क्योंकि अगर वहाँ जाकर आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट है। अब वहाँ पर क्या होगा, जब आप इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे तो उस जो वहाँ की प्रकृति है एनवायरनमेंट उसको भी नष्ट होने की संभावना है। तो एनवायरनमेंट क्लीनेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ष 2022 के अंदर जो हमारे पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय उसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई थी। परंतु जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या बात करते हैं, जो ये ट्राइबल रिजर्व्स भूमि है या आदिवासियों के लिए रिजर्व जो लैंड है इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हैम्पर करती है। अगर हम बात करें तो ये त्रुटिपूर्ण औचित्य है इस तरीके से डेवलपमेंट करना। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि परामर्श का अभाव है। जो ये डेवलपमेंट लाया जा रहा है इसमें शोम्पेन और निकोबार समुदायों के साथ में कोई वार्तालाप नहीं किया गया। सरकार अपनी मर्जी से वहाँ जा रही है और डेवलपमेंट लेकर आ रही है। जो निकोबार एंड शोम्पेन जो ट्राइब्स हैं, इसके अलावा वहाँ अन्य 4 ट्राइब्स और यहाँ टोटल मिला के 6 ट्राइब्स रहती हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि कानूनी खामियां भी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप इतनी हड़बड़ाहट के अंदर इतनी जल्दी से बिना किसी रोड मैप के आप ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आप पहले सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए, आंकलन कीजिए, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट लेकर आइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स इतने भयावह होते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट को यूं ही बहा के ले जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को देखकर करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजाति विनिमय एक एक्ट बनाया गया है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन एंड एबोरिजिनेशनल ट्राइबल एक्ट है, जो उनको क्या है, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताता है या उनको राइट देता है कि उनके पास क्या क्या अधिकार है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वदेशी जनजातियों के हित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया था। जनजाति आरक्षित क्षेत्र के निर्माण की अनुमति देता है कि भाई जो ट्राइबल रिजर्व्स एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी क्रिएशन करना है, कुछ बनाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो इस एक्ट के थ्रू लाया जा सकता है। जनजाति रिजर्व्स को अनुसूचित करने और गैर अनुसूचित करने की शक्ति किसे दी गई है, जो उस द्वीप के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस आइलैंड के, उसके पास ही इस तरीके की पावर दी गई है कि भाई कुछ जनजाति रिजर्व्स हैं, है ना, जो ट्राइबल रिजर्व्स रखे गए हैं उनको नोटिफाई करना है, डी नोटिफाई करना है। तो ये पावर किसके पास है, द्वीप के प्रशासकों के पास है, जो आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास ये पावर होती है। ग्रेट निकोबार द्वीप में शोम्पेन
एंड निकोबार सहित 6 स्वदेशी जनजातियाँ द्वीप पर निवास करती हैं। मैंने शायद पीछे 4 बोला था, तो टोटल मिला के 2 + 4 है ना, 6 सहित इनके सहित ही, हाँ ठीक है, 4 + 2 ही होगा, 4 + 2 हो गई ये वाली शोम्पेन एंड निकोबार, और 6 में से 4 बची। तो ग्रेट निकोबार परियोजना में पैट 56, अब बताइए पैट 56 क्या है। पैट 56 कुछ नहीं है, पैट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स 1956, है ना। तो ये जो अंडमान निकोबार का जो प्रोटेक्शन एबोरिजिनल ट्राइबल एक्ट है, तो इसी की बात कर रहा है कि संभावित उल्लंघन पर चिंताएं उठाई गई हैं और स्वदेशी समुदाय द्वारा बसाए गए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक समावेशी और पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्लाइमेट चेंज ट्रांसफॉर्म्स टुंड्रा फ्रॉम द कार्बन सिंक्स टू कार्बन सोर्स, तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि जिस तरीके से हमारी धरती का टेम्परेचर राइज कर रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे टुंड्रा रीजन, जो आर्टिक रीजन भी कहलाता है, आर्टिक में पड़ता है ये टुंड्रा रीजन। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे कार्बन सिंक के जो सोर्स थे, अब वो क्या बन रहे हैं, कार्बन सिंक से वो कार्बन सोर्स बन रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पर कार्बन डिपॉजिट थी, अब यहाँ पे कार्बन उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, जो यहाँ पे पहले से डिपॉजिट थी। तो इस चीज़ की बात कर रहा है। तो भाई ये जो क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इनको कम करने की आवश्यकता है, वरना ये क्या होंगे, और ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। ठीक है। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार गर्म होती जलवायु टुंड्रा पर्यावरण की गतिशीलता को बदल रही है, संभावित रूप से उन्हें कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदल रही है। आर्टिक और अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र जमी हुई मिट्टी में कार्बन के संचय के कारण ऐतिहासिक रूप से कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है, ये जो आर्टिक अल्पाइन रीजन में टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, आपको कार्बन के डिपॉजिट्स मिलेंगे, बहुत मतलब मिट्टी में कार्बन डिपॉजिट मिलेगा, बहुत याद में है। ठीक है। परंतु जिस तरीके से ये बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो जो बर्फ़ के नीचे कार्बन डिपॉजिट थी वो अब क्या है, वहाँ से बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो वो सोर्स बनती जा रही है कार्बन सिंक की जगह। और ये अगर इसी तरीके से हमारा टेम्परेचर राइज करेगा तो हमारी धरती और ज़्यादा गर्म होगी और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो हमारी गर्म होती धरती को रोकने के लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं, वो हमें प्रयास करने चाहिए, है ना। क्लाइमेट चेंज के प्रति हमें सजग, जागरूक और एक्टिव होना चाहिए, ये वाली बात करता है। टुंड्रा परिस्थिति तंत्र के बारे में अब देखो, टुंड्रा परिस्थिति तंत्र पृथ्वी की भूमि का सतह का कितना है, 10% भाग है। अगर हम 10% भाग की बात करें तो ये हमारा टुंड्रा रीजन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखता है। अगर हम टुंड्रा में अपनी मिट्टी में अनुमानित जो जमा है तो कार्बन, तो वो कितनी है, यहाँ पर 1700 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन संग्रहित है इस रीजन के अंदर, जो वर्तमान में जो वायुमंडल में हमारे कार्बन की मात्रा से 2 गुने से भी अधिक मात्रा में तो कार्बन वहाँ पे डिपॉजिट है। अगर वहाँ से कार्बन निकल जाएगी तो और ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट कार्बन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन रिलीज हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा, हमारी धरती और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए ये कार्बन सिंक को कार्बन सिंक ही रहने देना चाहिए, इसको सोर्स में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। टुंड्रा में परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस निकल सकती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ सकती है। टुंड्रा वनस्पति में परिवर्तन, जैसे झाड़ियों का विस्तार, भूमि की सतह में परिवर्तनशीलता को प्रभावित कर सकती है और क्षेत्रीय जलवायु को बदल सकता है। कार्बन का यह मुद्दा जलवायु परिवर्तन और इन नाजुक वातावरणों के बीच जटिल और अंत क्रियाओं पर प्रकाश डालता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है DRDO। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि DRDO के द्वारा एक लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का डेवलपमेंट किया गया। तो एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया, तो इतना याद कर लेना, DRDO के द्वारा किया गया है, बस इसमें यही याद करना है। ठीक है। इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट खबर है यहाँ पर क्रिस्टल मेज 2। ये क्रिस्टल मेज 2 क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने एक सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया, एयर लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसी का नाम क्रिस्टल मेज 2 है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। देखो, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे रॉक्स ROCKS रॉक्स बोलेंगे या फिर क्रिस्टल मेज 2 इसका नाम दिया गया है, के नाम से जाना जाता है, का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 250 किलोमीटर से अधिक दूरी लक्ष्य पर हमला करने के सक्षम मिसाइल को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ये सुखोई
आई फाइटर जेट प्लेन है। इससे इसको क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। क्रिस्टल भूल भुलैया इजराइल मूल की एक विस्तारित स्टैंड ऑफ रेंज हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो सबसे पहले तो ये याद करिए, क्रिस्टल मेज 2 जो मिसाइल है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब हवा से सरफेस पे दागी जा सकती है आसानी से, ठीक है। और ये क्या है, इजराइल ओरिजिन मिसाइल है, जिसे हमारे सुखोई MK-30 फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे उच्च मूल्य वाले स्थिर और स्थानांतरित करने योग्य लक्ष्य पर हमला करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल कारगिल युद्ध के दौरान समान स्थितियां अगर जनरेट होती हैं तो उसमें आसानी से कार्य करने के लिए इसे बनाया गया है। यह वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश आसानी से कर सकती है। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट खबर है हमारी, इंडिया रशिया S-400 मिसाइल डील। तो देखो ये क्या है, S-400 क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जैसे मान लीजिए हमारे अगर कोई आक्रमण हो सकता है तो यहाँ से मिसाइलें जाएंगे और उसको आसानी से नष्ट कर देंगे इस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। तो अभी इसका क्या है, अप्रैल 2024 में इसका करंट स्टेटस क्या है, जो इंडिया रशिया S-400 मिसाइल को लेकर डील है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भारत ने सतह से हवा में मार करने वाले, तो ये कौन सी, सरफेस टू एयर, ठीक है, सतह पर ये होगी और एयर में जाके मार करेगी। तो ऐसी S-400 ट्रम्प मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयों को हासिल करने के लिए वर्ष 2018 में रूस के साथ 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक समझौता किया था। इसको ये पता होना चाहिए कितने मिलियन डॉलर का था, 5.5 बिलियन डॉलर का ये समझौता था, वर्ष 2018 में किया था। जिसमें से क्या होगा, अप्रैल 2024 तक रूस ने पहले ही भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 इकाइयाँ 3 यूनिट तो पहले ही डिलीवर कर दी हैं। अब इसकी 2 यूनिट रह गई हैं। अब कितनी डिलीवर करनी थी, 5 करनी थी, 5 में से कितनी, 3 डिलीवर कर चुके हैं, 2 रह गई हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें रूस यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण कुछ देरी के बाद शेष 2 रेजिमेंटों को 2025 तक वितरित करने की योजना बनाई गई है और मूल समय रेखा लक्ष्य 2024 तक डिलीवर करना था, जो अब आगे बढ़ाकर अगले साल तक कर दिया गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में, तो उन्नत रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भारत ने अक्टूबर 2018 में 5 इकाइयों के लिए 5.5 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। 3 इकाइयाँ 2024 तक वितरित की जा चुकी हैं, 2 इकाइयाँ 2025 तक वितरित की जाएंगी। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं को कवर करने के लिए तैयार किया गया है। तो कौन सा, चीन और पाकिस्तान, इतना याद रखना है। इसके अलावा अगर ये लिखा जाए श्रीलंका, मालदीव्स की सीमाओं को कवर करने के लिए, तो नहीं, भूटान नहीं, बांग्लादेश नहीं, कहाँ पर, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं को कवर करने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को लगाया जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे लगाया जा सकता है कहीं पर भी, पर हमारा जनरल कंसर्न कौन है, चीन और पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और साथ ही भारत ने सीधे तौर पर रूस यूक्रेन आक्रमण की आलोचना नहीं की है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ना तो उसका समर्थन किया है, ना ही कोई आलोचना की है। तो इंडिया हैज़ नॉट डायरेक्टली क्रिटिसाइज रशिया यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वॉर किया है तो उसका भारत ने कोई आलोचना नहीं की है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत मुख्य रूप से चीन द्वारा उन्नत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी वायु शक्ति क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। ये अधिग्रहण भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट खबर है नासा के एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम मिशन से ACS-3। ये ACS-3 है क्या? तो देखिए जनरली आपने देखा होगा कि हमारे जो अर्थ से क्या है, ये जितनी भी एजेंसियां हैं जैसे नासा, इसरो, ठीक है, अलग अलग देशों की अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे जापान की जाक्सा, तो ये क्या है, अपनी जब सैटेलाइट्स या फिर अपने जो भी प्लेन या फिर अपनी जो भी इक्विपमेंट जो ऊपर भेज देते हैं, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह हवा में भेजने के लिए इनमें क्या है, इंजन, मोटर और इनमें फ्यूल डालना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, इसको बर्न करना पड़ता है और वो उसको पुश करता है, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो अब क्या है, यहाँ पर इंजन की जगह पर ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है उसमें क्या है, सोलर सेल सिस्टम मिशन लगाया जाए, जिससे क्या होगा, इसमें इंजन की जगह पे मोटर लगाई जाए और इसको पावर देने के लिए क्या होगा, सोलर
सोलर से जो सनलाइट है उससे इसको पावर मिले आसानी से। तो उसके लिए ये एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, एक पतली सी चादर होगी, ये फोटोन से क्या होगी, एनर्जी रिसीव करेगी और ये इस मोटर को पावर देगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसमें ये काम करेगी। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2024 को नासा ने अंतरिक्ष प्रणोदान के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए उन्नत समग्र सोलर सेल सिस्टम ACS-3 लॉन्च किया है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कहाँ से क्या है, न्यूजीलैंड से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर एक सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान तैनात किया गया है और सूर्य के प्रकाश से संचालित इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन में जो अगर स्पेस में ट्रांसपोर्ट करनी है किसी चीज़ को, किसी सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह, तो अंतरिक्ष परिवहन में सौर पाल की प्रभावकारिता और क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, एक सोलर पतली सी चादर होगी, आप ऐसे याद रखिए, जो फोटोन से इसमें क्या होगा, जो फोटोन एमिटेड इसमें पार्टिकल्स लगे होंगे जो कि सनलाइट को से चार्ज होंगे और उससे उसको पावर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क का क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यूथ स्टार्टअप। ठीक है, संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा मामले के और खेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम जून 2023 से 2004। बताइए, स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसे जून 2023 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके लिए 2 क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।